हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चापकलनीय वक्र रेक्टिफिएबल कर्व। मतलब ये कोई भी वक्र चापकलनीय कब होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि माना एक वक्र एल जिसका समीकरण निम्न प्रकार है। जेड बराबर एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, जहाँ पर टी क्या है, अल्फा से लेके बीटा तक, और अल्फा और बीटा के इक्वल भी हो सकता है। एक्स टी से मतलब हमारा है एक्स एक फंक्शन है टी का, और वाई भी एक फंक्शन है टी का। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि अंतराल अल्फा बीटा को n माइनस वन बिंदुओं टी वन टी टू टी थ्री से लेकर टी एन माइनस वन में विभाजित किया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अंतराल अल्फा से बीटा के बीच में हमने n माइनस वन बिंदु ले लिए। ठीक है, तो ये जो n माइनस वन बिंदु है वो एक सर्वसमिक ये एक असमिका को इस संतुष्ट करते हैं। जो ये नीचे हमने लिख रखी है ना, इस असमिका को ये सारे बिंदु संतुष्ट करते हैं और करने चाहिए। ठीक है, तो सर्वसमिका क्या है, हमने अल्फा को मान लिया टी जीरो के इक्वल। ठीक है, तो टी जीरो से टी वन बड़ा, उससे टी टू बड़ा, फिर टी थ्री डैश डैश डैश, फिर टी एन माइनस वन, और हमने बीटा को मान लिया टी एन के बराबर। ठीक है, और टी एन से तो सब छोटे होने चाहिए और टी जीरो से सब बड़े होने चाहिए। इस असमिका को ये सभी बिंदु संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, इस वक्र को जो हमने एक एल वक्र माना है, इस वक्र को एन उप अंतराल में विभाजित करेंगे। मतलब कि जो हमने अल्फा से बीटा के बीच में एन माइनस वन बिंदु लिए हैं, ये जो एन माइनस वन बिंदु है, इस वक्र को एन भागों में बांटेंगे। ठीक है, जिसे हम एन उप अंतराल कह रहे हैं। और ये उप अंतर और हम इन उप अंतरालों को किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, टी के माइनस वन डैश टी के। ठीक है, जहाँ पर के की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री से लेके एन तक। मतलब कि जब हम वन रखेंगे तो क्या आएगा, टी जीरो से टी वन, मतलब ये पहला अंतराल जीरो से वन का हो गया, फिर वन से टू, फिर टू से थ्री, ऐसे खूब सारे अंतराल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमारे सामने एक समुच्चय है पी, जो काय का समुच्चय है, जो हमने अल्फा से बीटा के बीच में एन माइनस वन बिंदु लिए थे वो, और अल्फा और बीटा के मान टी जीरो टी एन, इन सबको मिला के हमने एक समुच्चय बना लिया पी। इस समुच्चय को हम क्या क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। ये विभाजन काय का है, ये अल्फा बीटा का विभाजन। ठीक है, तो हम पी को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा का विभाजन कहते हैं। ये आप परिभाषा के तौर पे याद कर सकते हैं। हमें पूछ सकता है कि विभाजन किसे कहते हैं, मतलब कि हमारे पास में एक वक्र है तो इसका विभाजन की परिभाषा लिखते हुए हमें समझाइए, ये ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, पी के डबल, ये मतलब कि डबल लाइन, फिर पी, फिर डबल लाइन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पी का मानक। ठीक है, मतलब कि विभाजन पी, मतलब कि जो विभाजन था हमारे सामने, विभाजन पी का मानक। मानक को हम नॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमें नॉर्म ऑफ पी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ टी के माइनस टी के माइनस वन। ठीक है, जहाँ पर के बराबर वन टू से लेकर एन तक है। मतलब कि आपके पास में जितने भी अंतराल आए थे, मतलब कि हमने टी जीरो से टी एन तक अंतराल निकाले। ठीक है ना, जीरो से वन, तो ये जो डिस्टेंस हुई इसके बीच में, तो क्या होगी, हम क्या करते हैं, जेड वन माइनस जेड जीरो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टी के माइनस वन कर दिया। ठीक है, मतलब कि बड़े में छोटा घटाना है तो के बड़ा है, इसमें से हमने के माइनस वन और माइनस कर दिया। तो ऐसे जब हम सबको माइनस करके देखेंगे तो उनके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी, जो सबसे बड़ी लंबाई प्राप्त होगी उनके बीच में, उसको ही हम क्या कहते हैं, विभाजन पी का मानक कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमने बिंदु लिए हैं टी जीरो टी वन टी टू टी थ्री टी एन माइनस वन और टी एन तक, ठीक है ना, इनके संगत अब जेड के क्या मान होंगे। तो अब जब भी जेड के मान निकालते तो उसके लिए हमारे सामने की हमने इक्वेशन लिख रखी है, जेड के इक्वल टू जेड टी के। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर जब हम जेड जीरो रखेंगे, वो सॉरी, जब यहाँ पर हम टी जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड जीरो के बराबर। ठीक है, तो टी जीरो की संगत जेड का मान क्या होगा, जेड जीरो, और टी वन के संगत क्या होगा, जेड वन, टी टू के जेड टू, ऐसे थ्री, फिर एन माइनस वन के, फिर एन के। ठीक है, तो इन टी जीरो टी वन इनके संगत जेड का मान आ गया हमारे सामने। अब हमने क्या कर रखा है, जेड के मान दर्शा रखे हैं इस वक्र के ऊपर। मतलब ये जेड जीरो गया, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, ये आर माइनस वन, आर बीच में कोई भी दो बिंदु ले लिए हमने, फिर जेड एन माइनस वन और जेड एन। ठीक है, तो जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं सीधी रेखा से, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे सामने एक बहुभुज के रूप में आकृतियां प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो बहुभुज की हम टोटल लंबाई कैसे निकालते हैं, उसकी जो ये रेखाएं हैं इनको आपस में योग कर दें तो उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो लंबाई होगी वो क्या होगी, समीशन के बराबर वन से एन
मोड ऑफ जेड के माइनस वन, मतलब कि जो छोटे छोटे अंतराल आ रहे थे उन सबको हम जोड़ दें तो पूरे बहुभुज की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब आती है हमारे सामने सबसे मेन कंडीशन, जो हमारे पास में चापकलीय वक्र होने की कंडीशन है, बाउंडेशन है। ठीक है ना, ये जो कंडीशन है ना, इसी के सापेक्ष हम कह सकते हैं कि कोई वक्र चापकलीय है कि नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ पी समीशन के बराबर 1 से लेके एन तक, मोड ऑफ जेड के माइनस वन बराबर एल। एल क्या है? एल है यहाँ पर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या जो लेस देन है इनफाइनाइट। ठीक है, यदि हमारे पास में लेस देन इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू आता है, इसका सॉल्यूशन जो धनात्मक और वास्तविक है, ठीक है, तो हम उस वक्र एल को एक रेक्टिफिएबल कर्व या चापकलीय वक्र कह सकते हैं। यदि हमारे सामने इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, या काल्पनिक कुछ भी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक चापकलीय वक्र नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि एक रेक्टिफिएबल कर्व क्या होता है और चापकलीय वक्र की परिभाषा हम कैसे देखते हैं कोई भी वक्र चापकलीय है कि नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।